पवित्र माना गया है। यहाँ पर होली के पूजन के लिए माननीय राहुल जी, माननीय केसी पाडवी साहब, महाराष्ट्र के भूतपूर्व आदिवासी विकास मंत्री तथा यहाँ के ज्येष्ठ विधायक एडवोकेट केसी पाडवी साहब, इन्होंने मन्नत के तौर पर राहुल जी के लिए और सभी देशवासियों के लिए इस होली पर्व का आयोजन किया है। फाल्गुन मास के चंद्र दर्शन के साथ ही यहाँ पर होली का पूजन शुरू हो जाता है। तो पहली यह होली जो है हमारे सभी आदिवासी बांधवों के साथ, हमारे सभी आदिवासी समाज के साथ राहुल जी यहाँ पर इस होली का पूजन करेंगे। राहुल गांधीजी आता मैदानात पोहोचलेले आहेत। आपण जरा सगळेजण, कालच महाशिवरात्र झाली आहे, जरा देवमोगरा मातेच्या नावानं जोरदार असा आपण सगळेजण आवाज देऊया। बोला देवमोगरा माता की। आवाज किती जोरात आला पाहिजे। बोला या मोगी देवमोगरा माता की। बोला या मोगरी देवरा माता की। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो। जरा हात वर करून ताकद सांगा। या भूमीनं इंदिरा गांधींना ताकद दिली आहे, सोनिया गांधींना ताकद दिलेली आहे। त्यामुळे आपण जरा जोरदार याच्यामध्ये स्वागत करूया। आपण होळी महोत्सव करणार आहोत। होलिका माता की, होलिका माता की। बोला बिरसा मुंडा की। बोला तंट्या मामा की। बोला खाजा नाइक की। बोला राहुल गांधी आप आगे बढ़ो। साउंड वाले भाई जरा आवाज बढ़ाना, आवाज पीछे कम आ रहा है, आवाज बढ़ाओ आवाज। भाई दो ना यार, कॉर्डलेस दो ना यार, कॉर्डलेस दो ना यार, कॉर्डलेस दो ना तुम क्या, अरे कॉर्डलेस दो। हाँ अखिल भाई, अखिल भाई, हम सभी के बीच राहुल जी फिर अपनी कांग्रेस की परंपरा का निर्वाह करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप सभी को आज के इतिहास के उन पन्नों से आज जोड़ना चाहता हूं। 12 मार्च 1930 को साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने दांडी मात्रा का आगाज किया था, दांडी मार्च का आगाज किया था। आज ही के दिन दांडी मात्रा भी शुरू हुई थी, जो लगभग 40 दिन यहाँ पर चली और इससे अंग्रेजों को हमारे इस देश से निकल जाने के लिए कांग्रेस ने ये दिन तय किया था। आइए आज फिर उसी इतिहास को दोहराते हुए राहुल जी यहाँ पर आए हैं और हम सभी के बीच आदिवासियों के पवित्रतम उत्सव होली माता का पूजन यहाँ पर हो रहा है। कहा जाता है कि होली के सामने हम जो भी शपथ लेते हैं उस शपथ का अलग ही महत्व होता है और हमें उन शब्दों के साथ जुड़े रहना होता है। तो आइए आज हम सभी लोग
होली माता का पूजन करके शपथबद्ध होते हैं हमारे आदिवासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए हम दायित्व के साथ जुड़े रहेंगे। माननीय राहुल गांधी साहेब यांच्या शुभ हस्ते होळीचं पूजन या ठिकाणी केलं जात आहे। माननीय केसी पाडवी साहेब यांनी या परिसरामध्ये दिवसाच्या होळीची जी परंपरा सुरू केली, आजपासून फाल्गुन मासाच्या चंद्र दर्शनानंतर होलिका उत्सवाला सुरुवात होते आणि आज मानतेची ही पहिली होळी माननीय राहुलजी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रज्वलित झालेली आहे। तिला आपणा सर्वांच्या वतीनं श्रद्धापूर्वक वंदन करत आणि खऱ्या अर्थानं काँग्रेसच्या सर्व महापुरुषांना ज्यांनी या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपलं बलिदान दिलं, त्यांच्या बलिदानाला देखील वंदन करत आपण त्यांचं स्वागत करूया। माननीय राहुलजी यांचं मंचावर आगमन होत आहे। आपण सर्वजण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। स्वर्गीय इंदिराजी, स्वर्गीय राहुलजी, राजीव जी, इन सभी के बलिदान से पुनीत आज का यहाँ पर्व। फिर एक बार हेलो, आइए ना लालजी भाई, लालजी भाई, लालजी भाई आइए। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो। आप सभी से मैं विनती करता हूं, आप अपनी जगह बैठ जाए। ये फिर एक बार गांधी परिवार और आदिवासियों के प्रति जो उनका प्रेम और सम्मान रह चुका है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सम्मानीय राहुल जी हम सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नंदुरबार लोकसभा में नंदुरबार क्षेत्र जो है वह प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से हमारे चुनाव का पहला प्रतिनिधि, पहला मतदान हमारे क्षेत्र से आता है तथा महाराष्ट्र के सभागृह के लिए भी अक्कलकुआं से पहला मतदान होता है। तो हम सभी हमारे इस महाराष्ट्र और भारत राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। ऐसे समर्पित लोगों के साथ और बलिदान की यहाँ की परंपरा जो हमारे शहीद शिरीष कुमार जी ने यहाँ पर 9 सितंबर 1942 से शुरू की है, आज भी हम उस परंपरा के प्रतीक के रूप में उनको नमन करते हैं। आज नंदुरबार के इस शहीदों की भूमि राजीव जी और पूरे भारतवर्ष से और महाराष्ट्र से पधारे हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अरे ओली वाला बोलिए ते भी रुका जा। आम राहुल गांधी साहेब आवणार होये, ओली तो रुका जा आवणार होये। तुम ते नाशास को भारता माझा हा आणि ओली पेटाडी ती पाहिली हे ओमे ओली पेटाडते तोडी लोकांचं बी राहुल गांधी साहेब आवणार होये। आणि म्हणून जे पाही होय ते मोठा पाही ते रोते ने जाऊं जो है नाचनारे नाशास को है 5 मिनिटा काम आम्हा स्टेज ओपो होये तो पूरं को इतना मुती बोले हावता हा म्हणून शांत होळी पेटवली गेली। आता परत त्याचा दांडा तोडायला राहुलजी साहेब तिथे जातील। पहिले एक कार्यक्रम सेरेमनीचा जो कार्यक्रम आहे 5 मिनिटाचा तो आता अनाउन्स होईल। गुजरातचे नेते, राज्याच्या नेत्यांना, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना जो काय ध्वज हस्तांतरण आहे तो आता केला जाईल। तो केल्यानंतर परत आम्ही मैदानामध्ये जाऊ ही विनंती आहे। कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस का प्रतीक सम्मान का ध्वज हस्तांतरण का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, हम सम्मान के साथ उसको यहाँ पर करने जा रहे हैं। गुजरात सेवा दल के अध्यक्ष प्रगति आहिर, यहाँ पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल तथा विपक्ष नेता CLP अमित जी चावड़ा, इनको
कांग्रेस का ध्वज सम्मान के साथ हस्तांतरित करेंगे। मैं मंच से यहाँ पर कांग्रेस की परंपरा एवं त्याग का प्रतीक कांग्रेस का यह ध्वज गुजरात सेवा दल के अध्यक्ष प्रगति अहीर जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शक्ति सिंह सिपाही, अब नाना भाऊ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा विपक्ष नेता नाना भाऊ तथा बाड़ा साहब जी को हस्तांतरित किया जा रहा है और उनके हाथों से महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विलासराव जी अवताड़े, इन्हें यहां कांग्रेस का ध्वज सुपुर्द किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप इस पवित्रतम और सम्मान के कार्यक्रम में शामिल हो जाए। सम्मान के साथ विलासराव जी अवताड़े, इन्होंने कांग्रेस का यहां ध्वज एवं सम्मान स्वीकार किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं तथा आज के इस प्रोग्राम के साथ हमारे इस मंच पर यहाँ मोगी माता जो हो इस परिसर की देवता है उन्हें नमन करते हुए, साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जननायक जिन्होंने सबसे पहले हमारी इस आदिवासी चेतना को यहाँ पर मुखरित किया था अंग्रेजों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, और उसके आगे चलते हुए 9 सितंबर 1942 में हमारे शहीद शिरीष कुमार और उनके सभी 5 साथियों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। ऐसे सभी बलिदान करने वाले इन सभी महापुरुष और महामाताओं को नमन करते हुए मैं केसी जी पाडवी साहब को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ। आता राहुलजी गांधी साहेब आपले सगळ्यांचे लाडके नेते होळीचा दांडा जो असतो तो तोडण्यासाठी परत जात आहेत। होळी पडल्यानंतर मानतेची होळी आहे, राहुलजी गांधींच्या नावाने आपण होळी साजरी करतोय। ही मानता मन्नत की होळी असं म्हणतो आपण त्याला, आणि हे होळी त्यांच्याच हाते पहिला जो का टोकाची भूमी आहे, टोक जे आहे ते तोडण्याचा मान त्यांना आहे। आणि याच्या पाठीमागे भूमिका अशी आहे की या देशामध्ये शांतता नांदावी, चांगला कारभार व्हावा आणि आदिवासींच्या परंपरेप्रमाणे काल चंद्र दिसल्यानंतर मुलांची होळी साजरी केली जाते, मानतेची होळी साजरी केली जाते, आदिवासींमध्ये 1 महिना होळी साजरी केली जाते आणि ही पहिली होळी ती राहुलजी गांधींच्या हस्ते तिचा दांडा तोडला जाईल आणि या देशामध्ये शांतता नांदावी, पूर्ण देशाचं आरोग्य चांगलं राहावं, पूर्ण देशात शांतता राहावी, देशाची प्रगती व्हावी म्हणून ही होळी त्यांनी 3 फेरे मारलेत। आता होळी पडल्यानंतर पहिला दांडा तोडण्यासाठी त्यांना तो मान दिला जाईल। त्यांना कापता आलं तर ठीक, पण ते धाऱ्या त्याच्यावर ठेवतील आणि ठेवून देतील आणि नमस्कार करतील आणि मग स्थानिक कोणतरी हे करेल। दुसरा दांडा मी तोडेन, मलाही तोडता आला नाही तर नशीब आमचं चांगलं नाही असं होईल, मी दुसऱ्याला कोणाला तरी देईन। परंतु ही पारंपरिक होळी आणि एक आदिवासींच्या पद्धतीने राहुलजी देवमोगराला जाणार होते, टायमाचं इलेक्शनचं पिरियड आहे, जाऊ शकले नाही आणि म्हणून आदिवासींची जी होळी आहे ही होळी इथे साजरी केली जाते। मी आपल्या बांधवांना विनंती करेन, आपाही डाया बोठा धारी होदीत मेघजा राहुलजी गांधी साहेब आवे है आणि तो पेल्लू सिगू तोड़नार होइए तुम ठावकास बोहित रोजा आणि कापालीमा को हा आवे है ए तो को है। होळीच्या परंपरेप्रमाणे ज्यांची मानता असते त्यांना होळीच्या दांड्याचा पहिला भाग ज्याला सिगू म्हटला जातो तो प्रसाद म्हणून अर्पण करण्याची परंपरा आपल्या या भागामध्ये आहे आणि म्हणून माननीय राहुलजी ज्यांच्या मानतीची ही होळी आहे त्या होळीच्या
दांड्याचा हा प्रसादाचा भाग घेण्यासाठी ते त्या ठिकाणी जाणार आहेत। तत्पूर्वी आपल्या या मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र आणि त्यासोबतच देशभरातून आलेल्या सर्व काँग्रेस कमिटीच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांच्या वतीनं मी त्यांचं स्वागत करतो। नंदुरबारच्या सर्व जनतेच्या वतीनं हमारा परंपरा यह कांग्रेस की परंपरा रह चुकी है और स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव जी, इनके बलिदान का इतिहास रहा है। अपने इस परंपरा को, इस विरासत को लेकर यहाँ पर राहुल जी उपस्थित हुए हैं। इस नंदुरबार जिले के सभी जनता की ओर से हम लोग उनका सम्मान करने जा रहे हैं। यहाँ पर होली में जिसकी मन्नत होती है उसे मोरों के पीस का यह मुकुट दिया जाता है और उसे मोरख्या कहा जाता है। यह सम्मान राहुल जी आप स्वीकार करें। मैं केसी पाडवी साहब जी से विनती करता हूं, कृपया राहुल जी को मोरख्या के लिए यह सम्मान आप प्रदान करें। मोरख्या होणं ही होळीच्या दृष्टीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे आणि आज घोषणा देऊ। एको चाले, एको चाले, राहुल जी गांधी आगे बढ़ो। आपण सगळ्यांनी हात वर करून म्हटलं पाहिजे, एकच चाले। आवाज किती जोरात झाला पाहिजे माझ्यापेक्षा, एकच चाले। राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, राहुल गांधी आप आगे बढ़ो। आदिवासींच्या परंपरेप्रमाणे चांदीचे सर्व जे अलंकार आहेत ते अलंकार या ठिकाणी त्यांना भेट केले जात आहेत। मोरख्या होणं ही अत्यंत सन्मानाची गोष्ट असते आणि ही मन्नत 5 वर्षापर्यंत राहुलजी यांच्या माध्यमातून ही होळी जी आहे ही होळी पेटवली जाईल। यानंतर मी माननीय केसी पाडवी साहेब भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि जगातील माननीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू यांनी आदिवासींसाठी पंचशील तत्वांची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये विकास घडवत असताना कोणत्याही बाहेरी हस्तक्षेपाशिवाय आदिवासींना स्वयंप्रेरणेने त्यांच्या कला गुणांचा वारसा जपण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणं हे सर्वात मोठी गोष्ट मानली जात होती। यासोबत या 5 तत्वांमध्ये आदिवासींमधूनच त्यांच्या विकासासाठी एक संघटन तयार करणं हे देखील पंचशील तत्वांमध्ये माननीय नेहरूजी यांनी सांगितलेलं होतं। गांधी घराण्याचा इतिहास हा नेहमी नंदुरबारशी जोडला गेलेला आहे आणि आधार कार्ड या देशव्यापी योजनेचा जो शुभारंभ होता तो शुभारंभ याच ठिकाणी सोनियाजी यांच्या माध्यमातून टेंबली या ठिकाणी करण्यात आलेला होता। मी आपणा सर्वांच्या वतीनं पुन्हा एकदा राहुलजी आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो आणि केसी पाडवी साहेब यांना विनंती करतो आपण कृपया पाच मिनिटासाठी आपल्या होळीची मान्यता आणि त्याचा प्रसाद घेण्यासाठी राहुलजी आणि त्यांच्या समवेत मान्यवर नेतेगण या ठिकाणी होळीच्या पूजनाच्या ठिकाणी जात आहेत। होळीचा दांडा
आणि या दांड्याचा जो अग्रभाग आहे सिगू, हा सिगू प्रसाद म्हणून ज्याने होळीची मान्यता केलेली असते त्यांना अर्पण केला जातो आणि तो प्रसाद घेण्यासाठी माननीय राहुलजी या ठिकाणी जात आहेत. कृपया आपणा सर्वांना विनंती आहे त्यांना सहकार्य करायचं आहे. माननीय राहुलजी गांधी घराण्याचा एक वारसा, एक युवक जो खऱ्या अर्थानं आपल्या पूर्वजांची परंपरा या ठिकाणी सांभाळत आहे. जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो. आपकी आवाज होनी, भारत जोड़ो, तोड़ रहे वो हम जोड़ रहे. नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो. राहुल जी संग कौन चलेगा? बिखरे वतन को कौन जोड़ेगा? दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो. होळी हा अत्यंत पवित्र असा सण जो आदिवासी बांधवांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मानवी संस्कृतीचा इतिहास म्हणतो की माणसाच्या जीवनात अग्नी निर्माण झाला आणि त्याचं आयुष्य बदललं. सर्वच धर्मांमध्ये अग्नीला अत्यंत पवित्र मानलं जातं, मात्र सर्वात पवित्र मानतो तो आदिवासी. आणि फाल्गुन महिन्याच्या चंद्रदर्शनानंतर होळीची सुरुवात या ठिकाणी केली जाते. तीच मान्यतेची होळी या ठिकाणी आपण माननीय राहुल गांधी यांनी जी मान्यता मांडलेली होती त्या मान्यतेची ही होळी या ठिकाणी प्रज्वलित झालेली आहे. होळीचा दांडा पडलेला आहे. आता रीतिरिवाजाप्रमाणे त्याचं ते तोडणं आणि इथून विजयाची सुरुवात होणार. होळीचा दांडा पडलेला आहे आणि त्याचा पहिला भाग अर्थात सिगू, हा सिगू जो आहे तो राहुलजींना प्रसाद म्हणून अर्पण केला जाणार आहे. त्यानंतरचा दुसरा भाग माननीय माजी मंत्री, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि ज्येष्ठ आमदार के.सी. पाडवी साहेब यांना आयोजक म्हणून या ठिकाणी प्रदान केला गेलेला आहे. आणि इथून खऱ्या अर्थानं विजयाचा पर्वाला सुरुवात होणार आहे. ही होळी खऱ्या अर्थानं तुम्हा सर्वांना प्रेरित करते. होळीच्या समोर घेतलेली शपथ आणि या शपथेशी आपल्याला प्रामाणिक राहावं लागतं, म्हणून सर्वजण आज या ठिकाणी शपथबद्ध होत आहेत. आम्ही या देशाच्या विकासात आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. हाच संदेश या होळीच्या पूजनानं या ठिकाणी दिला गेलेला आहे. माननीय राहुलजी आणि सर्व मान्यवर यांचं मंचाकडे आगमन होत आहे. जोरदार टाळ्यांनी मित्रांनो आपण राहुलजींचं स्वागत करूया. नंदुरबारची जनता गांधी परिवाराच्या सोबत आहे हे आपण निश्चितपणाने या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आणि आपली ही संख्या खऱ्या अर्थानं पुन्हा एकदा सिगूचा प्रसाद घेऊन माननीय राहुलजी या ठिकाणी आलेले आहेत. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं मंचावर स्वागत करूया. जोरदार टाळणे आपण राहुलजींना धन्यवाद देऊया. या अत्यंत प्रचंड अशा रणरणत्या उन्हामध्ये देखील हा युवक तुम्हा सर्वांसाठी या ठिकाणी आलेला आहे. पुन्हा एकदा मंचावरील सर्व मान्यवरांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करत मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं प्रास्ताविकासाठी माननीय के.सी. पाडवी साहेब यांना मंचावर निमंत्रित करतोय. माननीय के.सी. पाडवी साहेब. जोरदार टाळ्याने आपण माननीय के.सी. पाडवी साहेब यांचं स्वागत करूया.
मी सगळ्यांना यहा मोगीची घोषणा देतो. जय यहा मोगी, जय यहा मोगी. आणि यांचं स्वागत करायला सुरुवात करतो. हमारे भारत के आधुनिक भारत के आधुनिक शांति दूत, हमारे सबके आदरणीय नेता श्रीमान जी राहुल जी गांधी का शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फूले अंबेडकर की भूमि पर शहीद शिरीष कुमार की धरती पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. मैं उनको प्रणाम करता हूं और होली की भी शुभकामना देता हूं और सब आपके सबके तरफ से उनको ये धन्यवाद मानता हूं कि पूरे देश का एक राजनीति, एक प्रगति और हुकुमशाही को खत्म करने के लिए, राज्य घटना को, संसद को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और यहाँ की डेमोक्रेसी बढ़कर रहे, इसलिए उनको मैं धन्यवाद मानता हूं. उन्होंने आदिवासी की होली मनाई और उन्होंने होली का जो पहला पार्ट होता है जो आपको दिखाया गया वो तोड़ा है. अभी तक मैं भी डरता हूं तोड़ने में, नहीं टूटा तो नसीब अच्छा नहीं ऐसा होता है. लेकिन राहुल जी गांधी साहब ने वो होली का जो पहला पार्ट है जो आपको सबको दिखाया वो तोड़ा है. इसका मतलब पक्का है, नंदुरबार से जब भी शुरुआत होती है देश की राजनीति बनती है, यहाँ से राजनीति बनेगी और होली माता की जो पूजा की गई है पूरे देश को अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीके पर, बहुत अच्छे इस पे लेकर जाने वाली है. देश आगे बढ़ेगा, डेमोक्रेसी बढ़ेगी, संविधान बचेगा, ये मुझे उम्मीद है. इसलिए मैं राहुल जी को धन्यवाद मानता हूं. उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. एआईसीसी के नेतागण, गुजरात से आए हुए नेतागण, एमपीसीसी नेतागण, भाई और बहनों, पत्रकार मित्र हो, आपका सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूं. ये तो पक्का है, हमारा अपना देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, सब तरफ आग ही आग लगी है, आग लगाई गई है और इस आग को बुझाने के लिए एक शांति का पैगाम लेकर आए हैं हमारे शांति दूत श्रीमान जी राहुल जी गांधी. और ये आग बुझाने का काम पूरे देश में होने वाला है. इसलिए मैं उनको वापस एक बार सब तरफ से, यानी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा. देश में, हमारे देश में सब तरफ नफरत है और हमारे शांति दूत ने प्यार, मोहब्बत, मानवता की जो दुकान लगाई है, उन्होंने नफरत की दुनिया में इन्होंने जो दुकान लगाई है वो प्यार, मोहब्बत और शांति और क्या बोलते, मानवता की दुकान लगाई है. उस दुकान में हम भी, अब यहाँ की जो जनता है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको विनती करूंगा, हमने भी गौतम बुद्ध के नाम पर, वर्धमान महावीर के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, नेल्सन मंडेला के नाम पर यहाँ अपनी भी दुकान, ये जो मेला लगा है उस मेले में हम भी अपनी दुकान लगाए तो पूरा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा. ऐसी विनती आप सबको कर रहा हूं. चलेगा? सर, हमारे जैसे ओबीसी है, आदिवासी है, दलित है, आप सोशल न्याय, सामाजिक न्याय की बात करते हैं. सामाजिक न्याय की यात्रा आपने शुरू की है, न्याय यात्रा आपने शुरू की है, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आप बचाने के लिए कोशिश करें. और ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यही नहीं बचेगा तो और हमारे ऊपर अन्याय होने वाला है. वो न्याय की यात्रा आप कर रहे हैं और हमारे लिए ये जो संविधान है ये आधुनिक भगवत गीता ऐसे हम मानते हैं. जो संविधान है ये हमारा एक आधुनिक भगवत गीता है
ये इस भगवत गीता को संभालने के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, इसलिए आपको धन्यवाद मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपने जब भी अमेरिका का संविधान बना था तो उस संविधान में इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट से मानता था, यानी समझता था। तो हमारा जो ये संविधान है सोशल डॉक्यूमेंट, उसमें जो प्रावधान है वो सब प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए है। और इस राज्य घटना को, संविधान को अगर कोई जलाने की कोशिश करेगा तो हम जलने नहीं देंगे। आपके साथ हम लड़ने के तैयार हैं। और आपको भी पूछ रहा हूं, राहुल जी के साथ हम सब लड़ेंगे, लड़ना है। हाँ जी, जैसे एक रॉस्कोफोन नाम के अमेरिकन जूरिस्ट थे, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात कही थी। वो सोशल इंजीनियरिंग सब तरफ चल रही है, लेकिन आप एक्सरे निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। इसका मतलब है राहुल जी गांधी सोशल डॉक्टरेट की बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर बने और इसलिए ऑपरेशन होने वाला है। पूरा ऑपरेशन राहुल जी के हाथ से होने वाला है। इस देश का ऑपरेशन करने के लिए राहुल जी बाहर निकले। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको पंचशील तत्व का एक नेहरू जी ने जो हमारे आदिवासी के लिए जब राष्ट्र बना था, तब फूजी नाम का एक नॉर्थ ईस्ट का नेफा का नेता था। वो नेता ट्राइबल का अलग से नेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था। तब नेहरू ने सोचा था, नेहरू जी ट्राइबल बेल्ट में चले गए, 7 दिन वहां रहे और 7 दिनों में उनको लगा कि ये आदिवासी अलग है, उनकी कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, इनका विकास करने का तरीका अलग है। वो आपने पढ़ा ही और इसका प्रावधान जो है इसमें दिया है। तब से वो पंचशील तत्व के नाम से जाना जाता है। वो आपको मेटल में भी देने वाला हूं, आपको वो दिखाने के दिया। और मुझे जो जानकारी है, 5 ईयर्स प्लान था नेहरू जी का, तो 537 करोड़ था, सिर्फ 537 करोड़ का था। उसमें 17 करोड़ 91 लाख रुपए सिर्फ ट्राइबल का आए थे। पहले देश को खड़े करने के लिए नेहरू जी के पास कितनी पूंजी थी? 537 करोड़। और एससी के लिए 21 करोड़ 40 लाख था। अभी के इसमें मैं देखता हूं आज के गवर्नमेंट में फकीर भी 16 लाख करोड़ का मालिक बन सकता है। कितने का? 16 लाख करोड़ का फकीर आदमी मालिक बनता है आज के देश में। वो मुझे पता नहीं, लेकिन 16 लाख करोड़ का वो जो आदमी है वो फकीर है, इतना मुझे पता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसमें हमारे लिए कानून बना है। हाँ, कानून बना है बजट के बारे में। वो अगर कानून केंद्र में बनता है, स्टेट में बनाने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन पूरे देश में इसका अगर कानून बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा कानून बनेगा। उसमें हाँ जी, हाँ, दो सेकंड। ये कानून बनने से हमारा विकास करने के लिए बहुत कुछ रह सकता है। ये कानून बनना जरूरी है। आप यहाँ पर उतना ही अनाउंस करें कि हमारी गवर्नमेंट आती है तो बजट का कानून हम केंद्र में बनाएंगे,
तो हम बहुत खुश होने वाले हैं और पूरे देश के लिए फायदा होने वाला है, आदिवासी का फायदा होने वाला है, अपना एरिया का फायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपको सबको विनती कर रहा हूं। और दूसरा सवाल जो है, बीजेपी गवर्नमेंट डीलिस्टिंग करके आदिवासी में झगड़ा लगा रहे हैं। डीलिस्टिंग का मुद्दा है, वो आपको दिया हुआ है। जनगणना हमारी होनी चाहिए, आदिवासी कहां पर है नहीं है वो भी देखना है। और आखिर में ये बोलूंगा, आपकी तरफ जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि किसी रंजिश को कह दो, किसी रंजिश को कह दो कि मैं जिंदा हूं, अभी राहुल जी लड़ने वाले हैं। ये किसी रंजिश को बोले तो गवर्नमेंट को बोलना है, किसी रंजिश को कह दो कि मैं जिंदा हूं, राहुल जी वर्किंग करते रहेंगे, हिम्मत करके रहेंगे, काम करेंगे। ये योद्धा है, योद्धा के साथ हमें लड़ना है। इतना ही कहूंगा और अब हम सब उनके साथ हैं। ये बोल के मैं मेरे शब्द पूरे करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, लेकिन वापस धन्यवाद मानता हूं राहुल जी का कि हमारी आदिवासी की होली मनाए और देश के लिए एक अलग से मैसेज जाएगा। इसलिए मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मानता हूं और रोकता हूं। जय आदिवासी, जय भारत। धन्यवाद साहेब. यानंतर मी आपणा सर्वांच्या समवेत माननीय बाळासाहेबजी थोरात यांना विनंती करतो, आपण कृपया आपलं मनोगत व्यक्त करावं. भारत जोडो न्याय यात्रेसाठी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे प्रिय नेते आदरणीय राहुलजी गांधी, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्मान्य नानाभाऊजी पटोले, आपले प्रभारी माननीय रमेशजी चेनीथालाजी, माननीय जयरामजी रमेश, येथे उपस्थित असलेले आपल्या गुजरातचे पाहुणे खासदार शक्तिसिंगजी गोहिल जे अध्यक्ष सुद्धा आहेत गुजरात काँग्रेसचे, विरोधी पक्षनेते विधानसभेमधले अमितजी चावडा, आमदार इथे उपस्थित आहेत ज्यांनी अत्यंत सुंदर भाषण इथं केलं आणि काही मागण्या सुद्धा केल्या, असे माजी मंत्री माननीय केसी पाडवीजी, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीजी नाईक, माननीय शिवाजीराव मोगे, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासजी, उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि एवढ्या हजारोच्या आणि लाखोच्या संख्येनं गावामध्ये सुद्धा भरलेलं आहे गाव पूर्ण नंदुरबार, लोकांनी जागा नाही इतकी परिस्थिती आहे. तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत, खूप अभिनंदन. एवढं सुंदर स्वागत महाराष्ट्रामध्ये आपण सगळ्यांनी केलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की आदरणीय इंदिराजी गांधी या पार्लमेंटच्या म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनची सुरुवात नंदुरबार मधून करीत होते आणि आपण अशाच मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असायचे. माननीय राजीवजी गांधी यांनी सुद्धा आपली पार्लमेंटच्या इलेक्शनची सुरुवात ही नंदुरबार मधून केली होती. आदरणीय सोनियाजींनी आधार कार्ड त्याचं ओपनिंग, देशाचं ओपनिंग नंदुरबार मधून केलं होतं आणि आता पुन्हा एक ऐतिहासिक क्षण आपल्या सगळ्यांकरता आहे की आपल्यामध्ये आदरणीय राहुलजी गांधी हे उपस्थित आहे, न्याय यात्रेकरता उपस्थित आहे. एक खूप मोठी परंपरा असणारं नंदुरबार आणि आपण सर्वजण आहात. इथे परंपरा आपल्याला आहे बिरसा मुंडाच्या चळवळीची, आपल्या परंपरा आहे तंट्या भिलाच्या चळवळीची ज्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केलं. खाजा नाईकची तर परंपरा आहे की या सगळ्यांनी स्वातंत्र्याकरता लढाई करणारे आदिवासी म्हणून त्यांचं नाव लौकिक मोठा राहिलेला आहे. 1942 साली ज्या दिवशी महात्मा गांधींनी चले जावची घोषणा केली त्यानंतर आपल्या नंदुरबार शहरामध्ये एक विद्यार्थ्यांनी छोट्या मुलांनी मोर्चा काढला चले जावच्या घोषणा देत आणि त्यावेळेस इंग्रजांनी बळी घेतला तो शिरीष कुमारचा बळी घेतला आणि चळवळीतलं पहिलं बलिदान 42च्या चळवळीचं चले जावच्या चळवळीतलं पहिलं बलिदान हे नंदुरबार मधल्या एका बालकाने दिलेलं आहे. याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे. आदरणीय राहुल जी को मैं बताना चाहूंगा कि राहुल जी जब 1942 की चळवळ शुरू हुई थी चले जाओ की, तो पहला बलिदान यहाँ एक 11 वर्ष के बच्चों ने दिया है, शिरीष कुमार ने यहाँ ये यहाँ दिया है, नंदुरबार में दिया है. इसका अभिमान ये सब सबको अभिमान है. आज अत्यंत महत्वाचा दिवस आपल्या सगळ्यांकरता आहे की राहुलजी आपल्यामध्ये आलेले आहेत. एक अत्यंत तुमच्या सगळ्यांवर खरं म्हणजे तुम्ही सगळेजण काँग्रेस करता कायम ताकद देणारी माणसं राहिलेली आहात.
एक परंपरा काँग्रेसची परंपरा नंदुरबारची आपली राहिलेली आहे. पुन्हा एकदा काँग्रेस, आपल्याला पुन्हा एकदा काँग्रेस नंदुरबारमध्ये, महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये आणायची आहे. सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा देशाला काँग्रेसचा झेंडा लावायचा, ही आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं शपथ घेतली पाहिजे. हे या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना सांगेल. मागे राहुलजींनी यात्रा केली, 4000 किलोमीटर पेक्षा ज्यादा कन्याकुमारी पासून तर काश्मीर पर्यंत गेले. आता त्यावेळेस पदयात्रा होती, पुन्हा आता ते निघाले आहेत मणिपूर पासून, पुन्हा आता मुंबई पर्यंत जाऊन पोहोचतायत. सगळ्या देशामध्ये एक अत्यंत चांगला प्रतिसाद त्यांना मिळतोय. हजारोनं लाखोनं लोक जमतायत आणि त्यांच्याशी संवाद आदरणीय राहुलजी साधतायत आणि सांगतायत की हा देश चाललाय कसा. आज होळीचा सण आहे आणि होळीच्या सणाच्या दिवशी आपण काही इच्छा व्यक्त करतो. पुन्हा या होळीच्या सणाच्या दिवशी आपल्याला इच्छा व्यक्त करायची आहे की या देशामध्ये हुकुमशाही कोणत्या पद्धतीने आली नाही पाहिजे, ही इच्छा आपल्याला व्यक्त करायची आहे. आपली राज्यघटना जी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला मिळाली, त्या राज्यघटनेनं तुम्हाला मताचा अधिकार दिला, गरीबात गरीब माणसाला मताचा अधिकार दिला. म्हणून या गरीब माणसाला किंमत आलेली आहे, त्याला भांडण्याचा अधिकार आलेला आहे. आपल्या करता तो मागण्या करू शकतो, आपले प्रश्न सोडवू शकतो. हे राज्यघटनेनं दिलं आहे. ही राज्यघटना वाचली पाहिजे, तिला धक्का लागला नाही पाहिजे, याची काळजी सुद्धा आपल्या सगळ्यांना घ्यायची आहे. आणि म्हणून आजचा हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस आपल्या सगळ्यांकरता आहे. आणि आपण सगळ्यांनी सांगितलं पाहिजे की आम्ही पुन्हा एकदा काँग्रेस, हा नारा आपल्या सगळ्यांचा असला पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून हा देश शांततेनं पुढे गेला पाहिजे, लोकशाहीच्या माध्यमातून गेला पाहिजे आणि आपल्या राज्यघटनेबरोबर गेला पाहिजे. याची सगळी काळजी आपण घेऊया. आदरणीय राहुलजींना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना आजच्या निमित्ताने या निवडणुकीकरता आपल्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. त्या मताच्या रूपानं आणि प्रचाराच्या रूपानं आपण सगळ्यांनी द्यावं असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद साहेब. यानंतर आपण सर्वांमध्ये महाराष्ट्राचे बुलंद नेतृत्व माननीय नानाभाऊ पटोले, मी आपणास विनंती करतो आपण कृपया मार्गदर्शन करावं. राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो. मैं सबसे पहले हमारे योद्धा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते मणिपुर से आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि में जहां शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा रही और हमेशा रहेंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मैं सबसे पहले इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकशाही बचाने के लिए जो दिन रात कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तब मणिपुर से मुंबई ऐसी यात्रा करते करते हमारे सबके लाडले नेता योद्धा राहुल गांधी जी का ये महाराष्ट्र के भूमि में सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं. तालियों से आप उनका स्वागत करिए. इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे राज्य के प्रभारी रमेश चन्नीथला जी, हमारे विधि मंडल के नेता बाला साहब थोराट जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल जी, वहां के हमारे अपोजिशन लीडर अमित चावला जी, हमारे इस यात्रा का जो मार्गदर्शन हम सबको करते हैं, जो जिनके तरफ मीडिया का जो मुखिया है वो हमारे कैप्टन जयराम रमेश जी, यहाँ पर आपके सबके लाडले नेता केसी पाडवी जी, दूसरे आपके लाडले नेता शिरीष नाइक जी, हमारी बहन प्रतिभा सिंधे जी, हमारी युवाओं की नेतृत्व, महिला की नेतृत्व करने वाली हमारी प्रदेश की कार्याध्यक्षा
प्रणीति शिंदे जी, हमारे आदिवासी के अखिल भारतीय आदिवासी विभाग के प्रमुख और राज्य के माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे जी, यहां पर उपस्थित हुए सभी मंच पे बैठे हुए सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के राज्य के प्रमुख, सेल के प्रमुख, हमारे सांसद चंद्रकांत जी हंडोरे, सभी मंच पर बैठे हुए साथी और बड़े पैमाने में यहां पर आई हुए हमारी माता बहना, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और पत्रकार बंधु, मैं शुरुआत में ये कहूंगा कि आज का दिन 12 मार्च है और उस समय अंग्रेज के विरोध में, उनके अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और यह ऐतिहासिक पल है कि ऐसे ही इस पल में राहुल गांधी जी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में आए, जो देश को बर्बाद करने वाली व्यवस्था जो सत्ता में बैठी है, जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, आदिवासी को वनवासी बनाकर उनकी संस्कृति खत्म करना चाहती है, हमारी महिलाओं को, मणिपुर में तो आपने देखा है कि हमारी महिलाओं को उनको जलाया जाता, जिंदा जलाया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती है। केंद्र में बैठी हुई सरकार और मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार वो आंखों में पट्टी बांधकर वहां देख रही है। देश के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार कैसा किया जाता है, महिलाओं का सम्मान हमेशा हमारे देश ने किया है, लेकिन यह अत्याचारी व्यवस्था जो देश में बैठी है उसका जवाब उनसे लेने के लिए राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हो या सड़क पे हो, वो लड़ाई लड़ते हैं। महाभारत में भी और रामायण में भी दो बातें अपने को आपको सबके सामने आती है। रामायण में सीता जी का अपमान किया गया, महाभारत में द्रौपदी जी का अपमान किया गया। जिन लोगों ने अपमान द्रौपदी जी का किया, सीता माई का किया, वो बर्बाद हुए, वो कभी भी पावर में नहीं आ सके। वैसे ही आज देश की सरकार, मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, राज्य में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, वो हमारे महिलाओं पे बार बार अत्याचार कर रही है। वो हाल, वो हश्र जो कौरव का हुआ था, जो हश्र रावण का हुआ था, वही हश्र बीजेपी का हुए बगैर रहेगा नहीं। ये मैं आदिवासी की भूमि से बात करता हूं। और इसलिए जो होली जलाई गई यहां पर, होली के इसमें जो अभी हमारे केसी जी बता रहे थे कि जो गिरने के बाद उसको एक ही झटके में तोड़ना पड़ता है और तिरछा तोड़ना पड़ता है। केसी तो बोला मैं तो डरता हूं कि नहीं टूटा तो गलत हो जाएगा। राहुल जी ने हाथ में लिया और एक झटके में तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में अब बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो आगाज है, ये तो आगाज है, अभी तो शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में राहुल जी का कदम आने के बाद ये शुरुआत हुई है कि ये आगाज है, और अब अंजाम कितना अच्छा होगा इसका अंदाज आप बना लीजिए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला, कारण की आजचा दिवस यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा जयंतीचा दिवस आहे। म्हणजे इतकं चांगला योगायोग आमचे योद्धा राहुल गांधीजी आमच्या महाराष्ट्रात आल्यानंतर ज्यांनी या राज्याचं मंगल कलश ज्यांनी ठेवलं, त्या यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंतीचा दिवस आजचा आहे। आणि अशा या चांगल्या दिवशी महाराष्ट्र सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या ओबीसी असेल, आदिवासी असेल, शेड्यूल कास्ट असेल, अल्पसंख्याक असेल, शोषित पीडित समाज असेल, त्यांना न्याय देण्यासाठी तुमच्या पाठीशी राहुल गांधी उभे आहेत हे सांगण्यासाठी या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहुल गांधीजी आज आलेले आहेत। आणि महाराष्ट्राचा मंगल कलश यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी ज्या पद्धतीने उभा केला, महाराष्ट्र प्रगतीकडे नेलं काँग्रेसच्या राजवाटीत, आज जे लोक सत्तेमध्ये महाराष्ट्राच्या आहेत
ते त्यांचा आका दिल्लीत बसलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये राजकारणाचं पूर्ण वाटोळ करण्याचं काम खोक्याचं सरकार असेल. सांगायचं प्रधानमंत्र्यांनी भोपाळमध्ये भाषण करायचं कि इरिगेशन विभाग में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ. एनसीपी ये पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी है. आणि 8 दिवसात तो भ्रष्ट माणूस कोणाच्या मांडीला मांडून बसला. आणि त्यांच्या मांडीला लावून म्हणजे हे भ्रष्टाचारी सरकार राज्यात. त्याचप्रमाणे राज्याचा मुख्यमंत्री तोच खोका आणि बोका. आणि त्याच्यामुळे ही जी काही परिस्थिती आज महाराष्ट्रात बनलेली आहे, आपल्या लक्षात असेल की महाराष्ट्राचा शेतकरी हा प्रगतिशील होता. महाराष्ट्र में राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या आज हो रही है केंद्र की गलत नीतियों का वजह, और राज्य की ये जो सरकार है किसानों के साथ नहीं है. किसान आत्महत्या करे ये व्यवस्था महाराष्ट्र में बना के रखी है. और ये किसान विरोधी सरकार केंद्र की हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की भाजपा प्रणीत सरकार हो, ये किसान विरोधी है. बेरोजगारों को तो बेहाल है. जैसे भी आपको मैं राहुल जी कहना चाहूंगा कि आप यूपी में भी थे. यूपी में जैसे व्यापन घोटाला जैसे पेपर लीक करने की जो मामला है वो महाराष्ट्र में भी है. यहां पर हमारे पढ़े हुए लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप बड़े परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगेंगी. लेकिन यहां पे जब ऑनलाइन 1000 रुपया देना पड़ता है, एक पेपर का 1000 रुपया, और जाके जब वो परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में भी गैया जहां पे बांधते हैं वहां पर परीक्षा केंद्र होते हैं. महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य को इनने व्यापक घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला ये महाराष्ट्र में किया. हमारे युवाओं के परिश्रम को एक प्रकार को उनको खत्म करने का काम ये राज्य के बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है. ना युवा हमारे यहाँ पे खुश है, ना किसान खुश है. महंगाई के मारे तो सब लोग बर्बाद हो चुके हैं. और ऐसे समय में आपसे उम्मीद हमारी सबकी है कि आपके नेतृत्व में देश की सरकार बने, और जो अत्याचारी व्यवस्था देश में बनी हुई है इस सरकार को हमेशा के लिए सत्ता के बाहर करने के लिए आपके साथ यह आए हुए लोग यहाँ पे खड़े हैं. और मैं इसलिए आप लोगों का बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूं. ये बड़े धूप में आप राहुल जी को आशीर्वाद देने यहां पर आए. जिस प्रामाणिकता से, समर्पण से राहुल गांधी जी मणिपुर से, मैं खुद मणिपुर गया था जब यात्रा की शुरुआत हुई. मणिपुर में वहां तो कई बातें सुनने मिलती है, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, लेकिन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को उसकी चिंता नहीं. हर दिन एक महिलाओं को चौक में ऐसा फांसी लगाया जाता है, उसको निवस्त्र किया जाता है. सरकार कुछ नहीं बोलती वहां ना. मणिपुर में वो भी आदिवासी महिला है. तो ऐसे समय में पूरे देश में तबाही बचा के रखी है बीजेपी ने, और उससे बचाने का काम, हम सब लोगों को बचाने का काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते. और वो, क्योंकि मैं आप लोगों को, बीजेपी वाले कहते हैं बार बार राहुल जी को कि ये पदयात्रा से क्या होगा. मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम भी हो, वो भी वनवास में 14 साल थे, उनको भी पैदल ही चलना पड़ा था. तथागत गौतम बुद्ध भी हो, उनको भी पूरे देश में भ्रमण करते समय में पैदल ही घूमना पड़ा. हमारे जो साधु संत है, नकली नहीं, नकली भी आजकल भगवा कपड़ा पहन ले तो साधु बन जाता है. रावण भी वैसा था, एक थोड़ी देर के लिए भगवा पहना था. लेकिन जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो ऋषि मुनि लोगों ने भी पूरे देश में पद यात्रा की थी और लोगों की भावनाओं को समझे. हमारा देश कैसा अच्छा बने, लोगों की भावनाओं को समझकर उस तरह की नींव उन लोगों ने रखी थी. लेकिन गलती से ये लोग आए, धर्म के आधार पर लोगों को बिखराया, और उसके आधार पर ये लोग सत्ता में बैठे, और हमारे देश की धरोहर को खत्म करने का पाप इन लोगों ने किया है. और राहुल जी, आप ही बचा सकते हो इस देश को, और इसलिए ये लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं. मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और एक बात मैं, ये हमारा नंदुरबार है राहुल जी, यहाँ का सांसद जब भी कांग्रेस पार्टी का पंजे पे चुन के आया तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी है.
और मैं आपसे वादा करता हूं राहुल जी, मैं करूं वादा राहुल जी से, कांग्रेस का सांसद यहां से चुन के देंगे ना आप, तो राहुल जी यहां का सांसद कांग्रेस का चुन के जाने के बाद केंद्र में सरकार भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनेगी, मैं आपसे अभी से वादा करता हूं। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपको सुनने के लिए आए, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय आदिवासी, जय आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा के। धन्यवाद नाना भाऊ। यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे प्रभारी माननीय रमेश जी, मैं इन शब्दों के साथ राहुल जी को यहाँ पर निमंत्रण दे रहा हूं कि वो खुलूस और मोहब्बत करके चलता है, कि वो खुलूस और मोहब्बत करके चलता है, वो सबको गले लगा के चलता है, कि उसके बड़प्पन का अंदाज बयां करे तो कैसे, कि वो आजमा है फिर भी सर झुका के चलता है, फिर भी सर झुका के चलता है। चेनेथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, जयराम रमेश जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, प्रणिति शिंदे जी, शिवाजी राव मोगे जी, केसी पाडवी जी, श्रीश नायक जी, बीवी श्रीनिवास जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपकी जो होली है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो, वनवासी हो, तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी और आदिवासी में फर्क यह है कि आदिवासी शब्द के साथ जमीन, जल और जंगल का अधिकार जुड़ा हुआ है। वनवासी शब्द में
कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बीजेपी आपको वनवासी कहती है और हम आपको आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को आइडेंटिटी मिलती है, देश को पता लगता है ये है कौन, उसको हमने यहां लागू क्यों किया? आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में क्यों लागू किया? क्योंकि हम आपको मैसेज देना चाहते थे कि आप इस देश के ओरिजिनल मालिक हो और ये जल, जंगल और जमीन ये आपका था और आपसे ये लिया गया। और अगर ये आपका था तो जमीन पर, जल पर और जंगल पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब, एक बार हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाए तो फिर आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी आपसे कहती है आप वनवासी हो, कहती है ना, और फिर जंगल को, वन को खत्म करती रहती है, अदानी को देती जाती है। आस्ते आस्ते सारा का सारा जल, जंगल, जमीन जो है वो अदानी जैसे अरबपतियों को चला जाएगा और फिर बीजेपी आपको कहेगी भैया आप वनवासी हो, वन तो रहा ही नहीं, तो आप जाके सड़क पे आप लोग भीख मांगो, मजदूरी करो। देश आपका नहीं है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? आप जानते हो? कोई बता सकता है मुझे? बोलो बोलो ना। कितना? 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का। अब मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया आपका माफ किया है? आदिवासी किसानों का 1 रुपया माफ किया? मजदूरों का 1 रुपया माफ किया? किसी आदिवासी युवा जिसने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए लोन लिया, उसका कर्जा माफ किया? नहीं। मगर जिनको कर्जा माफी की जरूरत नहीं है उनका 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा नंबर है, समझ ही नहीं आता। आपको, हमें समझ नहीं आएगा, अदानी को 1 सेकंड में समझ आ जाएगा 16 लाख करोड़ इतना होता है, मगर नॉर्मल आदमी को नहीं आता। तो मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा, इनका कर्जा माफ किया है। अगर आप हिंदुस्तान का पूरा मनरेगा का पैसा साल का जोड़ें तो 65,000 करोड़ रुपए बनता है। 24 साल का पैसा इन्होंने 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। 24 साल मनरेगा का पैसा माफ किया है 20-25 लोगों का। 22 लोग हैं हिंदुस्तान में,
उनमें से अदानी है, अंबानी है, नाम आप जानते हो। उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग, सिर्फ 22 लोग। उनके पास एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल फोन, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारा का सारा हिंदुस्तान उनके हाथों में, 22 लोगों के हाथों में। उनका कर्जा माफ होता है, सब कुछ उनके लिए किया जाता है, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है बताओ? कितना? 8%। तो सवाल भागीदारी का है, और कोई सवाल नहीं है। आपकी आबादी 8%, क्या आपकी भागीदारी 8% है? मैं आपको बताता हूं आपकी भागीदारी के बारे में। ये मीडिया वाले बैठे हैं, कैमरा लिए। मोदी मीडिया, अदानी मीडिया। अच्छा, ये जो है रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। इनको सैलरी से बांध रखा है, अगर इन्होंने कुछ कहा तो उठा के आउट कर देंगे। आप हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिकों की लिस्ट निकालिए, 30-40 होंगे, और फिर बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकालिए, बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालिए। आपने चेहरे देखे हैं, कभी आपने मीडिया में, टीवी पे कोई आदिवासी जर्नलिस्ट देखा है? मीडिया के मालिकों के लिस्ट में कोई आदिवासी है? तो मीडिया में आप नहीं हो। मीडिया में आपकी 0% भागीदारी, एक आदमी नहीं आपका। आपकी जमीन का मुद्दा, जल का मुद्दा, जंगल का मुद्दा मीडिया में आपको नहीं दिख सकता। सोशल मीडिया में बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया, आपने देखा होगा। देखा? मैंने देखा। सोशल मीडिया पे आएगा, मीडिया पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप कहोगे भैया मीडिया में हम नहीं चाहते भागीदारी। मैं कहता हूं होनी चाहिए। शायद आप कहो नहीं, हमें नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो ठीक है, मीडिया से हटकर बात करते हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आदिवासी कितने? एक नहीं है आपका। ना किसी बड़ी कंपनी में, ना सीनियर मैनेजमेंट में, अदानी की कंपनी में एक नहीं मिलेगा। तो आप मीडिया में नहीं हो, आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में नहीं हो। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान का पूरा बजट ये बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है,
डिफेंस में कितना जाता है? 90 लोग बांटते हैं। दिल्ली में IAS अफसर हैं, 90 में से आदिवासी कितने? बताओ। एक। 90 में से एक आदिवासी है, उसको भी कोने में बैठा रखा है पीछे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपका ट्राइबल प्लान उठा के ले गए, दलितों का प्लान उठा के ले गए, जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी मैं गुजरात से आया। गुजरात की 25% जमीन, पूरे गुजरात की 25% जमीन अक्वायर कर ली। अक्वायर कहां से हुई? किसकी जमीन अक्वायर हुई? आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। जहां भी देखो अक्वायर होगी तो आदिवासी की जमीन जाएगी। पानी जाएगा तो आदिवासी का पानी जाएगा, जल जाएगा तो आपका जल जाएगा, जंगल जाएगा तो आपका जाएगा, जमीन जाएगी तो आपकी जाएगी। आपसे कहते हैं विकास हो रहा है, किसका विकास? कैसा विकास? आपकी भागीदारी तो है ही नहीं। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। मालिकों में आपको एक नहीं मिलेगा। 8% आबादी है। तो ये हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने न्याय यात्रा की है। और ये सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ हो रहा है। आप 8% हो, दलित 15% हैं, पिछड़े 50% हैं, सबके साथ ये हो रहा है। आपके साथ ज्यादा हो रहा है, दलित भाइयों के साथ ज्यादा हो रहा है, मगर सबके साथ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 2 काम करने हैं। सबसे पहले सबकी गिनती करनी है इस देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, वो 8% है, मगर उसका पक्का पता लगाना है। 8% है, 10% है, 12 है, कितने हैं, तो सबकी सबसे पहले गिनती करनी है। उसके बाद गिनती करने के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे, यह पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है और यह कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ, कहता नहीं कहता है? हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को चोट लगी है, सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है। यही है जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। दूसरा वायदा हमने किया, किसानों को लीगल एमएसपी, कानूनी एमएसपी, कम से कम दाम गारंटी करके कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया, और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिग्रहण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा, और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तीसरा काम, शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, उसे हम 6 शेड्यूल में डाल देंगे। मतलब सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे वो आदिवासी लोग लेंगे और कोई नहीं लेगा। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगल में उगता है, उसके लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। और आखिरी काम, जो पैसा कानून है, उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखा देंगे। ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। आखिरी बात जो आपने यहां बोली, जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है, जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए, और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। और अगर प्रयोग नहीं होगा, अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। मगर सबसे बड़ा मुद्दा भागीदारी का है, और हम उसको
छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी आबादी 8% है, आपका जल है, आपका जंगल है, आपकी जमीन है, उसकी रक्षा होगी और जो आपका हक बनता है वो हम आपको दे के दिखाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, एक बार फिर मैं आपको होली की बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद राहुलजी। यानंतर मी माननीय आमदार श्रीजी नाईक यांना आभार प्रदर्शनासाठी या ठिकाणी निमंत्रित करतो। जय आदिवासी। भारत जोडो न्याय यात्रा निमित्ताने जे आपल्या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आगमन झाले असे ह्या देशाचे काँग्रेस पक्षाचे नेते ज्यांनी आपल्याला आता संबोधित केले असे आदरणीय राहुलजी गांधी इथे नंदुरबार जिल्ह्यात आले त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो। आणि सर्वच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आदरणीय महाराष्ट्राचे प्रभारी आदरणीय रमेश चेन्निथल्ला साहेब, रेड्डी साहेब, इथे उपस्थित असलेले महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटेले, काँग्रेस पक्षाचे विरोध गटनेता आदरणीय बाळासाहेब थोरात, नंदुरबार जिल्ह्याचे आपले आदरणीय केसी पाडवी साहेब आणि महाराष्ट्रातून आलेले सर्वच पदाधिकारी, सन्माननीय आमदार महोदय आणि सर्वच व्यासपीठावर उपस्थित गुजरातमधून आलेले आदरणीय शक्तिसिंह साहेब, अमितभाई चावड़ा आ बधानो अहींया नंदुरबार तमारो स्वागत छे। आणि सर्वच माझे नंदुरबार जिल्ह्यातून आणि धुळे जिल्ह्यातून आलेले सर्वच बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्या आणि राहुलजींचं मार्गदर्शन ऐकायला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो। आदरणीय राहुलजी हे संपूर्ण भारतामध्ये मणिपूर पासून काल गुजरातपर्यंत आले आणि आज महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये मोठ्या स्वागतामध्ये आपण तुम्हा सर्वांनी केलं त्याबद्दल सर्व बंधू भगिनींचं मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी नंदुरबार जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष या नात्याने आभार मानतो। पुनश्च मी पत्रकार मीडिया ह्या सर्वांचा आभार मानतो आणि इथेच थांबतो आणि आजची सभा संपली असं मी संयोजकांच्या वतीने सांगू इच्छितो। जोड़ो